सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे हम सोम के नाम से भी जानते हैं, आज मेरा उसका ये सेकंड लेक्चर है। आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल तथा विकृति। इससे पहले मैं आपसे इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में टाइप्स ऑफ लोड्स, लोड एंड इट्स टाइप्स, मतलब भार तथा इसके प्रकार। सबसे पहले तो हम ये जानकारी लेते हैं कि भार होता क्या है। भार, जिसे हम लोड के नाम से भी जानते हैं, तो भार किसी भी स्ट्रक्चर या कोई मशीन एलिमेंट पर अगर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, कोई बल लग रहा है, तो उसको हम उस अवयव या स्ट्रक्चर्स पर बोझ कहते हैं, जिसे हम भार कहते हैं। जैसे कि अगर कोई दीवार पर अगर कोई बीम बना हुआ हो, तो उस बीम का जितना भी भार होगा, ऑलराइट, मतलब जो बीम उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा दीवार पर, वह उसका भार कहलाएगा। और जैसे कि चलती गाड़ियां, अगर किसी पुल के ऊपर कोई गाड़ियां चल रही हैं, तो उस चलती हुई गाड़ियों का जो बल होगा उस पुल के ऊपर, वह उसका भार कहलाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ अगर हम देखें तो मशीन या स्ट्रक्चर्स के पुर्जे या अवयव, मींस स्ट्रक्चर, मशीन या स्ट्रक्चर के पुर्जे या अवयव, जो मशीन के अवयव्स हैं, उन पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बलों को उन ढांचों का मतलब हो गया स्ट्रक्चर्स, अथवा अवयव मतलब मशीन्स के जो एलिमेंट्स हैं पर बोझ कहते हैं। जैसे दीवारों पर बीम का भार तथा पुल पर चलती गाड़ियों का चल भार आदि। ऑलराइट, when the various types of force extract on the parts or components of a machine or structure are called the burden, all right, on those structures or component. For example, the load of beam on the walls, all right, and the moving load of moving vehicles on the bridge. जो चलने वाली गाड़ियां हैं उनका जितना भी भार होगा वह पुल के ऊपर भार कहलाएगा। ऑलराइट, अब आते हैं टाइप्स ऑफ लोड। बेसिकली भार चार प्रकार के होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो डेड एंड लाइव लोड, जिसे हम अचल तथा चल भार कहते हैं। दूसरा आता है हमारा एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड। ऑलराइट, थर्ड आता है हमारा टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड, और फोर्थ आता है हमारा शेयरिंग लोड, या जिसे हम शेयर फोर्स भी कहते हैं। तो चलिए अब इनके ऊपर एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है डेड एंड लाइव लोड। डेड का मतलब होता है जो मृत होता है, और लाइव का मतलब जो चल होता है। ऑलराइट, तो डेड का मतलब हो गया अचल भार। अचल भार वे भार होते हैं जो कभी भी अपने निश्चित स्थान को नहीं बदलते, अर्थात किसी एक ही निश्चित स्थान पर ही क्रिया करते रहते हैं। ऑलराइट, और चल भार कौन से होंगे? जो अपनी क्रिया रेखा या क्रिया बिंदु को बदलते रहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ अगर हम देखें तो जो भार या बोझ सदैव अपना मान बिना बदले किसी निश्चित स्थान पर क्रिया करते हैं, जैसे कि किसी दीवार पर अगर हम कोई बीम बना दें, तो वह जो भार होगा वो हमारा डेड लोड कहलाएगा। ऑलराइट, उसे हम अचल भार या बोझ कहते हैं। ऑलराइट, यदि समय के साथ साथ भूमि या धरण पर भार का क्रिया बिंदु भी बदलता है तो उसे चल भार कहते हैं।
जैसे कि पुल के ऊपर जो वाहनों का भार होता है वह चल भार होता है, क्योंकि उनकी एक निश्चित स्थिति या निश्चित स्थान पर क्रिया नहीं करते, उनकी स्थान परिवर्तित होता रहता है। ऑलराइट, तो चल और अचल भार जो है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम एक्सियल और ट्रांसवर्स लोड, जिसे हम अक्षीय तथा अनुप्रस्थ भार कहते हैं। अक्षीय, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वे भार जो किसी भी अवयव की अक्ष पर क्रिया कर रहे हों, मतलब जो उनकी अक्ष है उसके समानांतर क्रिया कर रहे हों। ऑलराइट, और ट्रांसवर्स, जिसे हम अनुप्रस्थ भार कहते हैं, वे भार जो किसी अवयव की अक्ष के लंबरूप या लंबवत कार्य कर रहे हों, तो इस प्रकार के भारों को हम अनुप्रस्थ भार कहते हैं। तो यहां देखते हैं, जो भार किसी अवयव या धरण का अर्थ हो गया बीम, अवयव मतलब किसी भी मशीन का कोई एलिमेंट हो, की लंबाई की अक्ष पर, जो उसकी एक्सिस है उस पर तथा अक्ष के समानांतर दिशा में लगे होते हैं। अर्थात सपोज दैट अगर ये कोई किसी मशीन का एलिमेंट है, उसकी ये एक्सिस है, लंबाई की एक्सिस है, इस पर अगर वो एक्ट हो रहे हैं, इसकी लंबाई की दिशा में, अगर वो अक्ष की दिशा में, इसकी लंबाई की जो अक्ष है उसकी दिशा में अगर लग रहे हैं, तो इस प्रकार के जो भार होंगे वो हमारे अक्षीय भार कहलाते हैं। ऑलराइट, तथा जो भार धरण की अक्ष लंब रूप, मतलब अक्ष के एक्सिस के लंब रूप, मतलब परपेंडिकुलर लगते हैं, मतलब सपोज दैट अगर ये मशीन अवयव है या कोई बीम है और यहाँ पर अगर मैं एक फोर्स एक्ट कर दूं, यहाँ पर एक फोर्स लगा दूं, तो यहाँ पर तथा अनुप्रस्थ काट के ही तल में लगे हुए हों, तो वह अनुप्रस्थ भार कहलाते हैं। ऑलराइट, द लोड्स which are on the axis of the length of an element or beam and in the direction parallel to the axis are called axial load. Next, the load which are situated in the same from as axis of the elevation or at the bottom to the transverse cut are called transverse load. Alright, next आते हैं हमारे तनाव तथा संपीड़न भार। तनाव का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को खींचना। सपोज दैट अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैं पकड़कर खींच रहा हूं, तनाव की अवस्था में ला रहा हूं, राइट, तो किसी वस्तु या अवयव को खींचने वाले बल, मतलब मैं इसको अगर पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं, तो खींचने वाले जो बल होंगे वो हमारे तनाव बल कहलाएंगे। ऑलराइट, और यदि मैं इसी एलिमेंट को दोनों ओर से दबा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, इसको ऐसे दबा रहा हूं, तो दबाने वाले जो फोर्सेस होंगे वो हमारे संपीड़न भार कहलाते हैं। ऑलराइट, तो यहां अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर वाले जो इमेज दिया हुआ है, यहां पर हमारे तनाव भार लग रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को बाहर की ओर खींच रहे हैं। ऑलराइट, और जो नीचे वाला जो इमेज आप देख रहे हैं, यहां पर जो फोर्स लग रहे हैं, जो क्यू फोर्सेस लग रहे हैं, ये इस वस्तु या इस एलिमेंट या इस धरण को दबाने की प्रयास कर रहे हैं। तो ऊपर वाला जो इमेज दिख रहा है, यहाँ पर हमारे तनाव भार लग रहे हैं, और नीचे वाला जो आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे संपीड़न भार लग रहे हैं। तो किसी वस्तु या अवयव को खींचने वाले बलों को तनाव भार कहते हैं। द फोर्स दैट पुल एन ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट आर कॉल्ड टेंसाइल लोड। नेक्स्ट, किसी वस्तु या अवयव को दोनों ओर से दबाने वाले बल को संपीड़न भार कहते हैं। द कंप्रेसिव फोर्स ऑन ईदर साइड, दोनों साइड जो कंप्रेसिव फोर्स लगते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट इज कॉल्ड कंप्रेसिव लोड। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे शेयरिंग लोड और शेयरिंग फोर्स। तो शेयरिंग फोर्स वे फोर्स होते हैं जो किसी भी अवयव को कर्तन की अवस्था में ले आते हैं। हमेशा याद रखिएगा आप, जो शेयरिंग फोर्स होते हैं उनकी जो एक्सिस होती है वो एक ही अक्ष पर नहीं लगे होते, मतलब कि वो एक ही अक्ष पर नहीं लगे होते, वो अलग अलग अक्षों पर लगे होते हैं। अर्थात अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ एक इमेज दिया हुआ है, इस इमेज के अंदर सिंगल लैप जॉइंट बनाया हुआ है। सिंगल लैप जॉइंट में एक रिवेट लगी हुई है, और यहाँ पर अगर आप देखें जो ऊपर वाली प्लेट है उसकी जो ये अक्ष लगी हुई है, इस अक्ष पर एक फोर्स लगा हुआ है F, और एक जो नीचे वाली अक्ष आप देख रहे हैं, नीचे वाली जो प्लेट देख रहे हैं, इसकी जो दूसरी अक्ष है उस पर एक फोर्स लगा हुआ है F। तो अगर ऊपर वाली जो प्लेट है उसकी अक्ष पर अगर हम एक बल इस साइड लगाएं
और नीचे वाली जो प्लेट है उसकी जो अक्ष है उस पर एक बल इस साइड लगाएं, तो यहाँ पर जो फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं, जो बल हम लगा रहे हैं, ये जो बल है या ये जो भार है, ये हमारे कर्तन भार या कर्तन बल कहलाएंगे, क्योंकि ये जो बल हैं ये बल इस रीढ़ को कर्तन की अवस्था में ले आते हैं। ऑलराइट, तो इस प्रकार के जो बल होंगे हमारे, वो हमारे कर्तन भार या कर्तन बल कहलाते हैं। यहां देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर बल या भार इस प्रकार कार्य करें कि उससे पदार्थ में कर्तन होता हो, कर्तन का मतलब हो गया शेयर होता हो, या कर्तन होने की संभावना होती हो, तो लगे बलों को कर्तन भार या कर्तन बल कहते हैं। ऑलराइट, इफ द फोर्स और लोड on an objects act in such a way that it is likely to cause sharing or sharing in the substance, मतलब शेयर कर दे या तो कर्तन कर दे या फिर कर्तन करने का प्रयास करें, then the force acting on it are called sharing force or sharing load. alright, I hope so चारों के चारों लोड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रतिबल तथा विकृति की संकल्पनाएं, मतलब कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रतिबल और विकृति की संकल्पनाएं देखें तो प्रतिबल और विकृति एक्चुअल में होती क्या है, प्रतिबल क्या है और विकृति क्या है। यदि हम किसी भी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, सपोज दैट अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, कोई बाह्य बल लगा रहा हूँ, बल का अर्थ हो गया मैं कोई भार लगा रहा हूँ। ऑलराइट, तो अगर मैं इसे बाहर से ऐसे पकड़ के खींच रहा हूँ, मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर तनाव बल लगा रहा हूँ या तनाव भार लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मेरे द्वारा लगाए जाने वाले जो बल हैं उनका अपोज कर रहा है। मतलब जो मैं बल लगा रहा हूँ उसके अपोज में ये भी एक बल लगा रहा है, मतलब मेरे द्वारा लगाए जाने वाले जो बल हैं उसके विरोध में एक बल लगा रहा है, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोधी बल बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये जो आंतरिक प्रतिरोधी बल हैं, ये बल ही हमारे प्रतिबल कहलाते हैं। ऑलराइट, अगर मैं इन बलों को, जो मैं इस पर तनाव बल लगा रहा हूं, अभी इस पर जो मैं बल लगा रहा हूं, इस बल के कारण इसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। डिफॉर्मेशन का अर्थ होता है कि इसके आकार या इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि मैं इस पर और ज्यादा बल लगाऊं और इसके आकार में परिवर्तन होने लगे, तो उस परिवर्तन की जो माप होगी उसको हम विकृति बोलते हैं। ऑलराइट, तो अब आगे चलते हैं। देखें, जब किसी वस्तु पर बाहर से बल क्रिया करते हैं तो उसके आकार में कुछ परिवर्तन या विरूपण होता है। विरूपण का अर्थ हो गया परिवर्तन होना। इस विरूपण का विरोध करने के लिए वस्तु के पदार्थ में, जो मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट लिया था, में प्रतिरोधी बल उपजते हैं, क्योंकि जो मैं फोर्स एक्ट कर रहा हूं उस फोर्स के कारण जो विरूपण उत्पन्न हो रहे हैं, जो उसमें परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं, उस परिवर्तन होने का वो ऑब्जेक्ट विरोध करता है। ऑलराइट, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोधी बल कहते हैं। इन प्रतिरोधी बलों का मान विरूपण के साथ साथ बढ़ता जाता है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता चला जाऊं तो क्या होगा, जो विरूपण होगा, जो इसके आकार में परिवर्तन होगा, जो इसके आकार में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे इसके आकार में परिवर्तन होना स्टार्ट होगा, वैसे वैसे प्रतिबल और ज्यादा जनरेट होने लगेंगे। ऑलराइट, और अंत में पिंड की स्थिति संतुलन में आ जाने पर विरूपण होना रुक जाता है। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट आते हैं। तो वस्तु के आकार में परिवर्तन या विरूपण को विकृति कहते हैं, तथा वस्तु के पदार्थ में उपजे प्रतिरोध को प्रतिबल कहते हैं। राइट, तो आंतरिक प्रतिरोधी बलों को ही हम प्रतिबल कहते हैं। द चेंज ऑफ एन डिफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन, और रेजिस्टेंस इन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतिबल तीव्रता या प्रतिबल। अब प्रतिबल किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबल अगर हम देखें तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कोई फोर्स एक्ट कर रहा हूं तो उसके द्वारा जब मैं फोर्स उस पर लगा रहा हूं तो वो वस्तु भी मेरे ऊपर एक बल लगाएगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन टू रिएक्शन फोर्सेस।
तो जब मैं उस पर कोई बल लगा रहा हूं और प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत जब मैं उस पर कोई फोर्स लगा रहा हूं तो वो वस्तु भी मेरे ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी। ऑलराइट, तो कब तक वो फोर्स एक्ट करेगी? जब तक कि वो प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत है। अगर वो प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत नहीं है या फिर मैं फोर्स इतना ज्यादा लगा देता हूं कि वो प्रत्यास्थता सीमा के बाहर चली जाएगी तो उसके अंदर परमानेंटली डिफॉर्मेशंस उत्पन्न हो जाएंगे, मतलब परमानेंट उसके अंदर परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहां पर अगर हम प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल किसी भी वस्तु पर बाहर से बल लगाने पर साम्यावस्था की अवस्था में मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर वो वस्तु में उसके इकाई काट के इकाई क्षेत्रफल में कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बलों को हम प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। अर्थात अगर हम फॉर्मूले से देखें तो इसे हम सिग्मा या स्मॉल पी या छोटा पी से हम डिनोट करते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला देख रहे हैं तो सिग्मा या P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए मीन्स अगर हम क्षेत्रफल को एक कर दें, इकाई क्षेत्रफल में स्थित आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम प्रतिबल या प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। ऑलराइट, तो यहां अगर हम देखें तो किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाने पर साम्यावस्था का अर्थ हो गया इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, तो वस्तु में उसकी अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल का अर्थ हो गया कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लगा रहा हूं तो वह जितना बल मेरे ऊपर लगा रहे हैं तो वो हमारे आंतरिक प्रतिरोध कर रहे हैं मेरे बल के ऊपर, तो आंतरिक प्रतिरोधी बलों को हम प्रतिबल तीव्रता, जिसे हम स्ट्रेस इंटेंसिटी या प्रतिबल कहते हैं, इसे स्मॉल p या स्मॉल f या सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अतः प्रतिबल तीव्रता या प्रतिबल सिग्मा या p इक्वल्स टू फोर्स f अपॉन क्षेत्रफल मतलब एरिया। ऑलराइट, फोर्स को हम f से डिनोट करते हैं और एरिया को हम a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा या स्मॉल p या स्मॉल f इक्वल्स टू कैपिटल F अपॉन a। ऑलराइट, इन इक्विलिब्रियम व्हेन an object extract force from outside, the internal resistance forces acting on the unit area of its transverse cut in the object are called stress intensity or stress. This is represented by small p or small f or sigma. Alright, तो आगे चलते हैं हम। चलिए, तो अब आते हैं प्रतिबल की इकाइयों पर। प्रतिबल की जो इकाइयां होती हैं वो होती हैं किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि अगर हम देखें तो ऊपर हमारा फोर्स है तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम फोर्स न्यूटन किलो न्यूटन में होती है। तो किलोग्राम फोर्स पर एरिया की जो हमारी यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होती है। तो किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ फोर्स ही क्यों लगा? क्योंकि जो किलोग्राम का अर्थ होता है भार, जो भार हमारा होता है वो एक फोर्स की तरह एक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर किलोग्राम फोर्स सफिक्स में फोर्स लगाया जाता है। तो किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन भी यहाँ पर बल की इकाई है, बल की यूनिट है, पर mm स्क्वायर एरिया की यूनिट है, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑलराइट, देन मेगा पास्कल एंड गीगा पास्कल। ऑलराइट, तो अब आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। तो प्रतिबलों के मोस्टली 3 प्रकार के प्रतिबल होते हैं। पहला होता है हमारा तनाव तथा संपीड़न प्रतिबल, दूसरा होता है कर्तन या अपरूपण प्रतिबल जिसे हम शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, थर्ड होता है हमारा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ऑलराइट, तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा तनाव या संपीड़न प्रतिबल, जिसे हम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो जैसे कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहे हैं जबकि वह बल हमारे तनाव की अवस्था में हो, तनाव का मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर खींच रहे हैं पकड़कर तो वह तनाव की अवस्था में बल कहलाएंगे। तो यदि किसी वस्तु या किसी अवयव पर बल खिंचाव की अवस्था में लगाए जाए तो इस प्रकार उस वस्तु में उत्पन्न होने वाले प्रतिबलों को हम तनाव प्रतिबल कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे, इमेज जो दिखाया हुआ है उसमें जो एक ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है, एक अवयव है, उस अवयव पर P बल बाहर की ओर लगे हुए हैं
ऑलराइट। तो इस कारण से जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री बलों का विरोध कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आंतरिक प्रतिरोधी बल जो उत्पन्न हो रहे हैं वह उसके प्रतिबल कहला रहे हैं। क्योंकि प्रतिबल हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये जो फोर्स होता है ये आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है, और एरिया जो हो गया वो इकाई क्षेत्रफल होता है। ऑलराइट। तो जब वस्तु पर भार या बल खिंचाव में लगाया जाता है तो वस्तु में उत्पन्न हुए प्रतिबलों को हम तनाव प्रतिबल कहते हैं। When the load of force is applied on an object in a stretch, the stress produced in the object is called tensile stress. Alright? नेक्स्ट आते हैं हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो जब हम किसी वस्तु को दबाने की अवस्था में बल लगाएं जब उसके ऊपर, तो इस प्रकार उस वस्तु में उत्पन्न हुए प्रतिबलों को हम संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। ऑलराइट। तो जब वस्तु पर, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या कोई अवयव या कोई बीम भी ले सकते हैं, और इस पर हम Q जो बल लगा रहे हैं ये संपीड़न मतलब इस ऑब्जेक्ट को दबाने की अवस्था में लगा रहे हैं। ऑलराइट। तो जब ये दबाने की अवस्था में लगाएंगे तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण जो बल है हमारा, जो आंतरिक प्रतिरोधी बल है जो इस ऑब्जेक्ट के अपोज में लगेंगे, वह आंतरिक प्रतिरोधी बल इकाई क्षेत्रफल में जितने भी उपजते हैं वह उसके संपीड़न प्रतिबल कहलाते हैं। ऑलराइट। जब वस्तु पर, अगर हम यहाँ देखें तो जब वस्तु पर भार या बल संपीड़न में लगाया जाता है अर्थात बलों द्वारा वस्तु को दबाया जाता है, तब वस्तु में उत्पन्न प्रतिबलों, ये प्रतिबंधों है, प्रतिबलों को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। ऑलराइट। व्हेन द लोड ऑफ फोर्स on its applied on an object in compression, that is the force is pressed against the object, then the restrictions created in the object are called compression stress. Alright, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कर्तन प्रतिबल। कर्तन प्रतिबल या जिसे हम अपरूपण प्रतिबल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शेयर फोर्स वे फोर्स होते हैं जो किसी भी वस्तु या किसी अवयव को कर्तन की अवस्था में ले आते हैं, तो वो हमारे कर्तन बल या कर्तन भार कहलाते हैं। तो यदि किसी वस्तु पर या किसी अवयव या किसी बीम पर कर्तन बल लगे हुए हों तो उस वस्तु में उत्पन्न हुए आंतरिक प्रतिरोधी बलों को हम कर्तन प्रतिबल कहते हैं। ऑलराइट। यदि किसी, इसे हम टाउ से या स्मॉल q या एफ एस स्मॉल एफ एस या कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि किसी अवयव पर कर्तन भार या कर्तन बल कार्य करते हैं, कर्तन बल या कर्तन भार मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो इसमें उत्पन्न हुए प्रतिबलों को कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। ऑलराइट। तो यहां पर इसका अगर फॉर्मूला देखें तो टाउ या स्मॉल q इक्वल्स टू शेयर फोर्स कैपिटल एफ एस अपॉन कर्तन सतह का क्षेत्रफल, शेयर सरफेस एरिया, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। इफ अ शेयरिंग लोड ऑफ ए शेयर फोर्स एक्ट ऑन एन एलिमेंट, द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन इट आर कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। ऑलराइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। अब डायरेक्ट स्ट्रेस कौन से होंगे? डायरेक्ट का अर्थ होता है यदि किसी अवयव पर कोई तनाव मतलब बल या संपीड़न बल उसकी एक्सिस पर कार्य करें। एक्सिस का अर्थ हो गया अगर कोई बीम है तो उसकी एक्सिस के ऊपर अगर वो कार्य कर रहे हैं तो वे बल जो होंगे वो सीधे बल कहलाते हैं। ऑलराइट। तो इन सीधे बलों से उस ऑब्जेक्ट या उस धरण या उस अवयव पर उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बलों को हम उस अवयव का सीधे प्रतिबल कहते हैं। ऑलराइट। तो यहां देखते हैं, यदि किसी अवयव पर अक्षीय तनाव का अर्थ होता है उसकी एक्सिस पर अगर कोई फोर्स एक्ट ऐसा हो रहा है जो उसे तनाव की अवस्था में ला रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को खींचने की अवस्था में, या अक्षीय संपीड़न का अर्थ हो गया उसकी एक्सिस
उसकी एक्सिस पर ही संपीड़न मतलब उसे दबाने की अवस्था में ला रहा है, भार कार्य करे तो इस प्रकार बलों को सीधे भार कहते हैं तथा इसके कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिबलों को सीधे प्रतिबल कहते हैं। इसे हम स्मॉल एफ डी, डी से हमारा डायरेक्ट आ जाता है इसीलिए हम सफिक्स में इसमें डी लिखते हैं, या सिग्मा डी से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम बेंडिंग स्ट्रेस। अब बेंडिंग का अर्थ होता है, हिंदी में बोलते हैं नमन। नमन जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा होगा, नमन का अर्थ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बेंड कर देना। ऑब्जेक्ट का अर्थ यहाँ पर आ गया हमारा वो हमारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मशीन एलिमेंट्स हो सकते हैं, या फिर धरण हो सकती है जिसे हम बीम बोल रहे हैं। तो इस प्रकार के बल मतलब किसी भी धरण या अवयव के अक्ष के अगर मैं लंबवत लगा रहा हूं किसी फोर्स को, सपोज दैट कोई बीम है उसके लंबवत में अगर कोई फोर्स लगा रहा हूं, जैसे ही सपोज दैट ये एक बीम है और इस बीम पर मैं एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा हूं। जब मैं एक फोर्स ऐसे एक्ट करूंगा मतलब इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर जब मैं इस फोर्स को एक्ट करूंगा तो ये बैंड की अवस्था में आ जाएगी। ऑलराइट, जब ये बैंड की अवस्था में आ जाएगी तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट या इस धरण के अंदर जितने भी आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होंगे वह उसके प्रतिबल कहलाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखें अगर तो जब किसी धरण अथवा अवयव के अक्ष के लंबवत भार कार्य करता है तो धरण या अवयव का झुकाव या नमन हो जाता है जिसे हम बेंड बोलते हैं। इस दशा में नमन के रूप में हुए विरूपण के विरोध में पदार्थ के अंदर उत्पन्न हुए आंतरिक प्रतिरोधी बल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को नमन प्रतिबल कहते हैं। इन्हें स्मॉल एफ बी से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी विकृति। प्रतिबल हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी विकृति। अब विकृति का अर्थ क्या हुआ? विकृति अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो तनाव की अवस्था में हो, चाहे वो संपीड़न की अवस्था में हो, चाहे वो शियर की अवस्था में हो, ऑलराइट, तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई तनाव बल, संपीड़न बल लगाते हैं अर्थात बाह्य बल लगा रहे हैं तो उसके आकार में या रूप में परिवर्तन होना स्वाभाविक बात है। मतलब उसके आकार या रूप में परिवर्तन होता है। तो इस आकार या रूप में परिवर्तन की माप को ही हम विकृति कहते हैं। ऑलराइट, जैसे कि यदि किसी बलों के प्रभाव में वस्तु के रूप वह आकार में परिवर्तन होता है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी वस्तु पर लगाया जाता है, किसी बॉडी पर लगाया जाता है या किसी एलिमेंट पर लगाया जाता है तो उसके रूप व आकार में परिवर्तन होना स्वाभाविक बात है। तो इस परिवर्तन की माप को ही हम विकृति कहते हैं। इसे निम्न प्रकार मापा जा सकता है। इसे स्मॉल ई छोटा ई से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल ई बराबर होता है आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। कितना उसकी आकार में परिवर्तन हुआ। सपोज दैट अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूं, तनाव की अवस्था में ला रहा हूं, तो जितने उसके आकार में परिवर्तन हुआ और जो उसका प्रारंभिक आकार था उसके अनुपात को हम विकृति कहते हैं। तो अगर हम इसकी इकाई की बात करें तो इसकी कोई इकाई नहीं होगी, क्योंकि अगर देखें हम तो ये रेशो है और रेशो में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों में लंबाइयां या आकार में परिवर्तन है। तो अगर हम यहाँ पर इनकी यूनिट्स की बात करें तो स्ट्रेन जो है वो विमाहीन होता है। Alright, if the shape and shape of the objects change under the influence of external force, then the measurement of this change is called deformation. Deformation, it is measured as follows: strain equals to E equals to change in size upon initial size. Alright, अब आते हैं इसके प्रकार के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। विकृति हमारी 4 प्रकार की होती हैं जो सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। सबसे पहली आती है हमारी अनुदैर्ध्य विकृति, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कर्तन विकृति, थर्ड आता है हमारा पार्श्व विकृति और चौथा आता है हमारा कर्तन विकृति। तो चलिए एक एक करके इनके ऊपर विचार करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अनुदैर्ध्य विकृति, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं।
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है कि यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ऑलराइट, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वे जो बल हैं वे बल उसकी अक्ष पर लगे हुए हों, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। तो अगर उसकी लंबाई में सपोज दैट परिवर्तन हो रहा है डेल्टा एल, डेल्टा एल का अर्थ होता है बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है उसकी लंबाई में, डेल्टा हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं जब बहुत ही सूक्ष्म उसमें परिवर्तन होता है। डेल्टा एल उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है और जो उसकी प्रारंभिक लंबाई है वो स्मॉल एल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अनुदैर्ध्य विकृति जिसे हम ई सी या ई एल से भी डिनोट कर रहे हैं इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक यह इमेज दिया हुआ है, ये ई एल है, ऑलराइट। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एक इमेज दिया हुआ है, ये इमेज में एक ये बार लगी हुई है, एक छड़, इसे हमने ऊपर हैंग किया हुआ है दीवार से, मतलब ऊपर हैंग किया हुआ है और इसकी जो प्रारंभिक लंबाई है वो एल है। जैसे ही हम इसके ऊपर एक वेट को हैंग करते हैं तो इसकी जो लंबाई में परिवर्तन हो जाता है वो डेल्टा एल हो जाता है। तो जो डेल्टा एल है ये इसकी लंबाई में परिवर्तन है, मतलब इसकी आकार में परिवर्तन, और जो इसकी प्रारंभिक लंबाई है वो एल है, क्योंकि हमें मालूम है विकृति जो होती है वो आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार होती है। तो आकार में इसके कितना परिवर्तन हुआ है, डेल्टा एल हुआ है, तो डेल्टा एल अपॉन जो प्रारंभिक लंबाई है वो एल हो गई, तो एल हो गई। तो इस प्रकार से जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो ई सी या ई एल इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, ऑलराइट। नेक्स्ट आते हैं हम कर्तन विकृति। कर्तन विकृति क्या है, जैसे कि हमने कर्तन प्रतिबल पढ़ा था, कर्तन भार पढ़े थे और कर्तन फोर्स पढ़े थे, मतलब शेयर फोर्स, ऑलराइट। तो कर्तन विकृति किसी भी वस्तु पर अगर कोई कर्तन भार लगा हो या कर्तन बल लगा हुआ हो तो इसके कारण उस वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति को हम कर्तन विकृति कहते हैं। अब इसके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं कि ये किस टाइप से होगी। सपोज दैट हम एक क्यूब लेते हैं, आगे मैं दिखाऊंगा उसको, एक क्यूब लेते हैं और उस क्यूब के जो सबसे नीचे वाली जो सरफेस है उसको हम फिक्स कर देते हैं और जो उसकी सबसे ऊपरली सतह है उस ऊपरी सतह पर एक फोर्स एक्ट करते हैं। वो कैसे, मैं दिखा देता हूं आपको। सपोज दैट एक ही हमने क्यूब ले लिया और इस क्यूब की जो निचली वाली सतह है इसको मैंने ऐसे फिक्स कर दिया, ये ऐसे फिक्स कर दिया। अब जब मैं इसकी जो सबसे ऊपर वाली सतह है इसके ऊपर मैं एक फोर्स एक्ट कर रहा हूँ, एक फोर्स एक्ट जब मैं करूंगा तो क्योंकि जो नीचे वाली सरफेस है ये तो हमारी फिक्स्ड है, तो ऊपर वाली जो सरफेस है वो कुछ आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगी, ऑलराइट। तो ऊपर वाली जो सतह है जो आगे की तरफ को टिल्ट हो जाएगी, और इसके जो मैं पॉइंट्स मान लेता हूँ ए बी सी डी समथिंग कुछ भी मान सकता हूँ। तो जो ऊपर वाली जो सतह है वो जो आगे की तरफ को टिल्ट हो जाएगी, इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा आगे डिफॉर्म हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये भी थोड़ा सा आगे डिफॉर्म हो जाएगा। तो अब आगे विचार करते हैं कि ये किस टाइप से होता है। तो यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो बिफोर शेयरिंग है, मतलब शेयरिंग से पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप से दिखाई देगा, और शेयरिंग के बाद अगर हम देखें तो ये किस टाइप से हमारा दिखाई देगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो जो हमारा ए बी जो नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला जो फेस है ये ए बी है, इसको ए बी माना है, और ए बी सी डी ये जो फोर्सेस ये जो पॉइंट्स हमने माने हुए, तो नीचे वाला फेस है इसको हमने फिक्स्ड कर दिया है, ऑलराइट। और जो ऊपर वाला जो फेस है, ऊपर वाला फेस जो है जो डी और सी है, इस पर हम एक फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो इस पे जो हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो राइट साइड में एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला जो सरफेस है वो फिक्स्ड है, इसीलिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा। तो जो डी पॉइंट है वो थोड़ा आगे की तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब विरूपण आ जाएगा इसके अंदर। तो देख पा रहे हैं, तो डी पॉइंट जो हमारा डी डैश पर आ गया और सी जो पॉइंट है ये सी डैश पर आ जाएगा। तो जो ये जो डिफॉर्म हुआ इसके बीच में सपोज दैट एंगल फाई बन गया हमारा, ऑलराइट। तो यहाँ ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, देखिए ई एस जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस स्ट्रेन है हमारा, मतलब कर्तन विकृति है। कर्तन विकृति को हम ई एस सफिक्स में एस है इससे डिनोट करते हैं। ई एस इक्वल्स टू सी सी डैश, सी डैश मीन्स सी जो पॉइंट है वो सी डैश पर पहुंच गया, ऑलराइट, अपॉन बी सी, क्योंकि जो इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, वो हो गया सी सी डैश, तो इसलिए सी से डैश
या लंबाई में परिवर्तन हुआ, अपॉन जो एक्चुअल जो इस लंबाई थी वो थी BC, इसलिए BC हो गया, इक्वल्स टू ये बराबर होगा DD डैश अगेन यही अपॉन AD। ऑलराइट, अगर हम बात करें यहाँ से अगर मैं tan फाई की वैल्यू निकालूँ तो tan फाई हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से अगर मैं tan फाई की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से जो tan फाई की वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी CC डैश अपॉन BC, और यहाँ से अगर मैं tan फाई की वैल्यू निकालूँ तो DD डैश अपॉन AD। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan फाई भी लिख सकता हूँ। ऑलराइट, अब चूंकि फाई की वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम एंगल है ये, तो इसीलिए इसको हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं, इसीलिए tan फाई को हम फाई के बराबर ले लेते हैं। तो tan फाई इक्वल्स टू फाई हो गया, तो इसीलिए हमारा जो ES है इक्वल्स टू फाई के बराबर हो जाता है। तो जो हमारी कर्तन विकृति है उसे हम फाई से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, जिस जो रिलेशन होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और कर्तन प्रतिबल, मतलब शेयर स्ट्रेस के ऊपर। शेयर स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का एक रिलेशन है जिसे हम कर्तन विकृति भी बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो यदि किसी वस्तु पर कर्तन बल कार्य करते हैं तो उसके अंदर उत्पन्न हुए कर्तन प्रतिबल Q तथा वस्तु के पदार्थ के कर्तन मापांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे हम बोलते हैं के अनुपात को हम कर्तन विकृति भी कहते हैं। इसे फाई से भी डिनोट करते हैं। तो फाई इक्वल्स टू हमारा हो जाता है स्मॉल q अपॉन g, क्योंकि जो स्मॉल q है ये कर्तन प्रतिबल होंगे और जो g होगा ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे हम कर्तन मापांक कहते हैं। क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कर्तन बल लग रहे हैं तो उसके अंदर कर्तन प्रतिबल भी उत्पन्न होंगे, और कर्तन प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हैं तो उसके अंदर कर्तन विकृति भी उत्पन्न होगी। ऑलराइट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका फाई इक्वल्स टू q अपॉन g। अब नेक्स्ट आते हैं हम, वही चीज है यहाँ पर देखें तो पार्श्व विकृति। अब पार्श्व विकृति के ऊपर अगर हम बात करें तो जो अनुदैर्ध्य विकृति थी वहां पर अगर हम देखें तो अनुदैर्ध्य विकृति किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सिस के ऊपर अगर हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं, चाहे वो तनाव बल हो चाहे वो संपीड़न बल हो, उसके कारण उस ऑब्जेक्ट के लंबाई में हुए परिवर्तन को हम अनुदैर्ध्य विकृति कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के या किसी ऑब्जेक्ट यहाँ पर एलिमेंट, कोई एलिमेंट हो सकता है, मशीन का एलिमेंट हो सकता है या धरण हो सकती है, उसकी एक्सिस की लंब रूप अगर हम देखें तो उसके लंब रूप मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के लंबाई मतलब उस ऑब्जेक्ट पे अगर तनाव बल लगा रहे हैं तो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डिफॉर्म हो रहा है, ऑलराइट, उसकी लंबाई के अंदर अगर कोई डिफॉर्म हो रहा है तो उस विकृति को, उसके अंदर जो लंबाई में या फिर उसकी मोटाई में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम पार्श्व विकृति कहेंगे, लेटरल स्ट्रेन कहेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ देखें तो हम किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंब रूप माप में उत्पन्न हुई विकृति को पार्श्व विकृति कहते हैं। अर्थात अगर मैं कोई छड़ अगर लूं, उस छड़ को अगर मैं पकड़कर खींच रहा हूं, उस छड़ को मैं पकड़कर खींच रहा हूं, सपोज दैट ये एक रॉड है, इसको मैं पकड़कर खींच रहा हूं, तो लंबाई में अगर उसकी लंबाई में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसी लंबाई में जितना परिवर्तन हुआ तथा प्रारंभिक लंबाई, इसके अनुपात को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जिसे हम अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। लेकिन जब मैं इसको पकड़कर खींच रहा हूं तो इसकी लंबाई में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन इसके व्यास में कमी भी होगी। अब जितनी इसकी व्यास में कमी हुई, सपोज दैट इसका डायमीटर d है और इसकी जो व्यास में कमी हुई वो डेल्टा d है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो पार्श्व विकृति जिसे हम लेटरल स्ट्रेन बोल रहे हैं वो इसके व्यास में हुई कमी तथा इसका प्रारंभिक व्यास के अनुपात को हम पार्श्व विकृति या लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ अगर देखें हम तो उत्पन्न हुई विकृति को पार्श्व विकृति कहते हैं। इसे d व्यास की छड़ में बल लगाने से व्यास में परिवर्तन डेल्टा d होता है, तब जो पार्श्व विकृति होगी वो स्मॉल ई डी इक्वल्स टू होगा डेल्टा d अपॉन डी। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक है हमारा ये वॉल्यूम स्ट्रेन जिसे हम आयतन विकृति भी बोलते हैं। अब सपोज दैट अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगेन इस ऑब्जेक्ट के एवरी फेसेस पर 6 फेसेस हैं इसके, इन सभी के सभी फेसेस पर अगर मैं फोर्स एक्ट कर रहा हूं, मतलब इनको खींच रहा हूं पकड़कर, तो इस कारण से इसके आयतन में परिवर्तन होगा। तो जितना इसके आयतन में परिवर्तन होगा वो बटे जो इसकी प्रारंभिक आयतन होगा, इसके अनुपात को हम इसकी आयतन विकृति कहते हैं। ऑलराइट, तो किसी भी वस्तु
किसी भी वस्तु पर लगे बलों के कारण उसके आयतन में हुए परिवर्तन। यहाँ अगर आप ऑब्जेक्ट, यहाँ एक इमेज देख रहे हैं तो एक क्यूब दिया हुआ है। इस क्यूब के ऊपर जितने भी इसके फेसेस हैं इन सभी पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है। एक्स एक्सिस पे जो है एफ देख रहे हैं आप, दोनों साइड में लगे हुए हैं एफ, बाहर की ओर तनाव बल लगे हुए हैं। वाई एक्सिस पे अगर आप देख रहे हैं तो एफ वाई फोर्स लगे हुए हैं। जेड एक्सिस पे देख रहे हैं तो आप एफ जेड फोर्स लगे हुए हैं। तो ये जितने भी फोर्स हैं एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, इन इस जो क्यूब है इस क्यूब के एरिया वॉल्यूम के अंदर परिवर्तन करते हैं। तो जितना भी इसके आयतन में हुआ परिवर्तन है डेल्टा वी, तथा प्रारंभिक आयतन जो वी है, इसके अनुपात को हम आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति को हम EV से डिनोट करते हैं। EV इक्वल्स टू हो जाएगा आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो आयतन में जितना परिवर्तन हुआ वो हमारा डेल्टा वी, और जो प्रारंभिक आयतन है वो है हमारा V। ऑलराइट, आज की वीडियो यही समाप्त होती है और आई होप सो आप सभी के डाउट्स में क्लियर कर चुका हूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेन। ऑलराइट, और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिक लिमिट जिसे हम बोलते हैं, हुक्स लॉ, पॉइजन रेशियो और रिलेशन, और कुछ हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। ऑलराइट, मैं कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा लंबी ना वीडियो बने मेरी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू वेरी मच।